हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सप्लाई पार्ट 3। इस वीडियो में हम लोग अब नेक्स्ट जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट इन द सप्लाई कर्व एंड शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व। देखिए, मूवमेंट इन द सप्लाई कर्व को हम लोग एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन भी बोलते हैं, और शिफ्ट वाले पार्ट को हम लोग इंक्रीज डिक्रीज भी बोलते हैं। सेम पार्ट है, ये हम लोग डिमांड के इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में भी कवर कर चुके हैं, बस यहाँ पे शेप्स का थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। मूवमेंट को हम लोग चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड भी बोलते हैं, और शिफ्ट को हम लोग चेंज इन सप्लाई ये भी बोलते हैं। ओके, तो ध्यान रखना, ये लास्ट में बहुत सिमिलर से लगते हैं। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो एक्चुअल में मूवमेंट का पार्ट है, और चेंज इन सप्लाई जो है वो एक्चुअली शिफ्ट का पार्ट है। अब इनको हम ग्राफ्स और इनकी थ्योरी को समझते हैं। देखिए, व्हेन द प्राइस राइजेस एंड सप्लाई आल्सो राइजेस, दैट इज़ नोन एज एक्सपेंशन इन सप्लाई। प्राइस की वजह से सप्लाई का बढ़ना वो हो गया एक्सपेंशन। जब प्राइस फॉल होता है और उसकी वजह से सप्लाई भी फॉल हो जाती है, उसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। तो प्राइस की वजह से सप्लाई का गिरना, तो इसमें जो मेन रीज़न है सप्लाई को बढ़ाने या घटाने वाला, वो कौन है? प्राइस। सो द चेंज इन सप्लाई इज़ हैपनिंग ओनली बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस। तो ये हो गए हमारे दो पार्ट, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। ओके, शिफ्ट या इंक्रीज डिक्रीज में क्या होता है? प्राइस आपका कांस्टेंट रहता है, लेकिन इसके बावजूद अगर सप्लाई बढ़ जाए तो वी कॉल इट एज इंक्रीज। अब सवाल ये है कि प्राइस तो सेम है तो सप्लाई कैसे बढ़ गई? क्योंकि प्राइस के अलावा बाकी फैक्टर्स में चेंज आ गया। हो सकता है गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ बढ़ा दी हों तो सप्लाई बढ़ गई। हो सकता है गवर्नमेंट ने टैक्सेस कम कर दिए हों तो प्राइस तो सेम था लेकिन सप्लाई बढ़ गई। हो सकता है हमारी कंट्री में टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई हो तो प्राइस तो सेम था लेकिन सप्लाई बढ़ गई। तो प्राइस के अलावा बाकी जितने फैक्टर्स हमने पढ़े थे उनमें अगर चेंज आता है और उनमें आने वाले चेंज की वजह से सप्लाई में चेंज हो जाता है, तो वी कॉल इट एज इंक्रीज या डिक्रीज। तो इसी कंसेप्ट के हिसाब से अगर आपका प्राइस कांस्टेंट रहता है बट सप्लाई फॉल हो जाती है तो वी कॉल इट एज डिक्रीज। तो जो चेंज आ रहा है आपने देखा वो किसकी वजह से आ रहा है? अदर फैक्टर्स की वजह से। प्राइस अपनी जगह पे कांस्टेंट है। अब इनको हम डायग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। सही, हमने एक ग्राफ बनाया, आपको पता है नीचे ज़ीरो, एक्स एक्सिस पे चलती है क्वांटिटी, वाई एक्सिस पे वी हैव द प्राइस। तो मैंने एक सप्लाई कर्व बनाया, सप्लाई कर्व लेफ़्ट टू राइट अपवर्ड्स चलता है। ठीक है, अब इसको मार्क करके देखते हैं। लेट सपोज द ओरिजिनल प्राइस वॉज 10 रुपीज़ एंड द ओरिजिनल क्वांटिटी वॉज 100। तो पहले प्राइस 10 था, प्रोड्यूसर्स 100 क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई कर रहे थे। प्राइस बढ़ के लेट सपोज हो जाता है 13, तो प्रोड्यूसर्स अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करके लेके आ जाते हैं 130 पे। तो आपने देखा, प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो गई। तो कर्व कहाँ को मूव किया? अपवर्ड मूव किया। सो दैट अपवर्ड मूवमेंट इज नोन एज एक्सटेंशन या एक्सपेंशन, दोनों अलाउड है। तो कर्व अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा, उसे मूव कर रहा है, तो अपवर्ड मूव कर रहा है तो वी कॉल इट एज एक्सपेंशन। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। पहले प्राइस था 10 तो क्वांटिटी थी हमारी 100। प्राइस गिर के हो जाता है 7 तो क्वांटिटी कम होके आ जाती है लेट सपोज 70 पे। कैन यू सी? प्राइस फॉल्स, सप्लाई रिड्यूसेस, तो वी कॉल इट एज कॉन्ट्रैक्शन। आपने देखा कर्व डाउनवर्ड मूव करके यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, तो इसको आप क्या बोलोगे? कॉन्ट्रैक्शन। तो अपवर्ड मूवमेंट इज नोन एज एक्सपेंशन एंड डाउनवर्ड मूवमेंट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन। अब हम समझते हैं इंक्रीज डिक्रीज में क्या होता है। इंक्रीज डिक्रीज का नाम क्या है? शिफ्ट। तो यहाँ पे क्या होगा? कर्व हमारा ओरिजिनल प्लेस से शिफ्ट कर जाएगा। पहले इसके पॉइंट मिला के इसको मैच करते हैं। सी, ओरिजिनल प्राइस वॉज 10 रुपीज़, ओरिजिनल क्वांटिटी वॉज 100। प्राइस वहीं का वहीं रहता है लेकिन क्वांटिटी बढ़ के 120 हो जाती है। रीज़न अदर फैक्टर्स। तो आपने देखा प्राइस में कोई चेंज नहीं आया लेकिन क्वांटिटी बढ़ गई, तो हमारा कर्व शिफ्ट कर जाएगा। कहाँ को शिफ्ट करेगा? राइट वर्ड शिफ्ट करेगा। सो दैट राइट वर्ड शिफ्ट इज नोन एज इंक्रीज इन सप्लाई। इसी लॉजिक के हिसाब से अगर आपका प्राइस 10 है और उसी प्राइस पे क्वांटिटी लेट सपोज सप्लायर्स कम कर देते हैं, 80 पे ले आते हैं सप्लाई। क्यों ले आते हैं? मे बी गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया, सब्सिडी कम कर दी, टेक्नोलॉजी बेकार हो गई, मार्केट में सप्लायर्स कम हो गए, एन नंबर ऑफ रीजंस हैं प्राइस के अलावा। सो आपने देखा प्राइस तो वहीं था लेकिन क्वांटिटी कम हो के 80 पे आ गई, तो आपका जो कर्व है वो लेफ़्ट टू राइट ही बनेगा। ये कहाँ को आया?
लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, सो दैट लेफ्टवर्ड शिफ्ट इज नोन एज डिक्रीज। तो राइट में शिफ्ट होना, दैट राइटवर्ड इज इंक्रीज, एंड लेफ्ट में शिफ्ट होना, लेफ्टवर्ड इज नोन एज डिक्रीज। तो कर्व यहाँ पे अपनी जगह से शिफ्ट कर जा रहा है, लेकिन मूवमेंट वाले केस में वो अपनी जगह पे ही है, बस वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंशन एंड इंक्रीज इन सप्लाई। तो हम इस क्वेश्चन में क्या लिख के आएंगे? एक्सपेंशन इज अ पार्ट ऑफ मूवमेंट, increase is a part of shift in supply curve. When the price rise, supply also rises. This thing is known as expansion. Whereas when the price remains constant but supply rises, that part is known as increase. Movement या expansion happens only because of change in price. Shift या increase happens due to change in other factors except price. Under expansion, the curve will move upward, and under increase, the curve will shift rightwards. जैसे मैंने ये बनाया ऐसे ही आप बिल्कुल कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज के पॉइंट्स भी आप बना सकते हैं। ओके, आइए यहाँ पे हमारा सप्लाई वाला पार्ट ख़त्म हो जाता है। अब हम लोगों का नेक्स्ट कंसेप्ट इसमें स्टार्ट होता है, विच इज़ नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ओके, तो चलिए हमने ये तो पढ़ लिया कि जब प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, लॉ ऑफ सप्लाई में हम पढ़ते हैं। और हमने ये भी पढ़ लिया कि जब प्राइस गिरता है तो सप्लाई गिरती है। अब हमारा सवाल है कि कितना। ठीक है, हाँ, प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ती है, बट सप्लाई उसके रिस्पॉन्स कैसे देती है, मतलब कितना बढ़ती है सप्लाई, आज हम उसको मेजर करेंगे। तो दैट मेजरमेंट वाला पार्ट इज़ नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। सेम केस हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी कवर किया था। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करें, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई मेजर्स द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो प्राइस के चेंज होने पे क्वांटिटी सप्लाइड कैसे रिस्पॉन्ड करती है, उसमें कितना चेंज आता है, दैट थिंग इज़ नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का एक ही केस है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जैसे हम लोगों ने डिमांड में पढ़ा था, वहाँ पे इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी भी था। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा केवल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ओके, तो अगर मैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करना चाहता हूँ, वेरी सिंपल, वही फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू या अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ओके, अब हम इनके 5 केसेस समझते हैं और वहाँ से हम इनके डिग्रीज निकालेंगे, उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स थोड़े से देखते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में फिर से हम लोग 5 केसेस कवर अप करने वाले हैं, बहुत इजी वे में अब हम इसको समझेंगे। तो ये 5 केसेस के मैंने पहले डायग्राम बना दिए। सभी डायग्राम में दिस इज़ द ओरिजिन, वी हैव द एक्स एक्सिस, वी हैव द वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लोग लिख रहे हैं क्वांटिटी, और वाई एक्सिस पे वी आर राइटिंग द प्राइस। क्वांटिटी, प्राइस, क्वांटिटी, प्राइस। ओके, अब इसको समझते हैं। देखिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी मैंने आपको एक बड़ा इजी वे समझाया था, उसी वे से हम लोग इसको यहाँ पे कवर अप करेंगे। ये एक आदमी है, ये सोया हुआ है, ये इसका सर है और ये इसके पैर है। जब हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला कंसेप्ट किया था, तब मैंने आपको बताया था कि आपको इसको सिर वाली साइड से, हेड वाली साइड से धीरे 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 5 केसेस में पिक करना है। आज हम कर रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो आज भी हम इसको पिक करेंगे, लेकिन कैसे पिक करेंगे? आज हम इसको पिक करेंगे फीट वाली साइड से। यहाँ से आपको पिक करना है 5 डिग्रीज में, यानी कि 5 केसेस बनाने, इसको पैरों से पकड़ के इसे उठा देना है और इसको सीधा कर देना है हमने। यहाँ से हम यहाँ लेके जाएंगे। ओके, आइए देखते हैं। फर्स्ट केस, ये वही केस बन गया, देखिए सोया। अब मुझे इसको यहाँ से टिल्ट करना है, इसको ऊपर लेके जाना है। तो ये बन गया मेरा सेकंड केस। देखिए, आपने देखा, पहले ऐसे सोया हुआ था, अब इसको मैंने थोड़ा सा टिल्ट किया, अब मैं इसको और थोड़ा सा यूँ उठाऊँगा। ये बन गया मेरा थर्ड केस, ये बन गया मेरा फोर्थ केस, और ये बन गया मेरा फिफ्थ केस। देखा आपने? तो सिमेट्री देखिए इसकी, ऐसे धीरे धीरे मैं उसको पिक कर रहा हूँ। ये कहाँ से? फीट वाली साइड से। ये यहाँ से पिक करना है, हेड से पिक नहीं करना है। हेड वाला केस किस में हो गया? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। अब इसके डायग्राम को हम इसकी प्लॉटिंग करके देखते हैं क्या क्या केसेस बन रहे हैं। सी, दिस इज़ द प्राइस। कैन यू सी, प्राइस अपनी जगह पे कांस्टेंट है, लेकिन क्वांटिटी अपने आप शिफ्ट होती चली जा रही है। सो दैट फर्स्ट केस इज़ नोन एज परफेक्टली इलास्टिक, जहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होती है? इनफाइनाइट, जिसे मेजर नहीं किया जा सकता। सेकंड केस देखते हैं, कोई भी 2 पॉइंट आप मिलाइए। कैन यू सी,
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो प्राइस में तो थोड़ा सा चेंज आया, लेकिन क्वांटिटी में अधिक चेंज आया, ज़्यादा चेंज आया। सो दिस केस इज नोन एज इलास्टिक वेयर ई इज ग्रेटर देन 1। थर्ड केस देखते हैं। लगभग सेम चेंज, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज सेम एज परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो लेट सपोज प्राइस में 5% इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी में भी 5% इंक्रीज हुआ। तो ये केस कौन सा होता है हमारा? यूनिटरी इलास्टिक या यूनिट इलास्टिक। इसमें ई क्या होता है? ई इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट केस देखते हैं। कोई भी दो केस, दो पॉइंट आप मिला के देखिए इसके। ये दो पॉइंट मैंने मिलाए। कैन यू सी? प्राइस में ज़्यादा चेंज आ रहा है, क्वांटिटी में कम आ रहा है। सो व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, दैट इज़ द केस ऑफ इनइलास्टिक सप्लाई। इनइलास्टिक को कुछ बुक्स में रिलेटिवली इनइलास्टिक भी बोलते हैं और इलास्टिक को रिलेटिवली इलास्टिक भी बोलते हैं, वन इन द सेम थिंग। बस ध्यान रखना है, इलास्टिक में ई इज़ ग्रेटर देन 1 और इनइलास्टिक में ई इज़ लेस देन 1। आखिरी केस कवर करते हैं। कैन यू सी? प्राइस तो चेंज होता जा रहा है, लेकिन क्वांटिटी अपनी जगह से चेंज नहीं हो रही है। ये पार्ट अभी हमने लास्ट वीडियो में भी कवर किया था, अगर आपको याद होगा। वर्टिकल सप्लाई कर्व, एक्सेप्शंस टू द सप्लाई कर्व और मार्केट पीरियड वाला सप्लाई कर्व भी ऐसे ही थे बिल्कुल। सो दिस केस इज़ नोन एज परफेक्टली इनइलास्टिक, मीन्स जो बिल्कुल क्वांटिटी में कोई चेंज आने ही नहीं दे रहा है। तो क्वांटिटी अपनी जगह पे बिल्कुल कांस्टेंट है, प्राइस चेंज होता जा रहा है। इस केस में ई इज़ इक्वल टू 0। अब इसको ध्यान से समझिए। जो ये परफेक्टली इलास्टिक वाला केस है, आपको पता है परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है ना, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन पे हम ऐसे एक बेस पे एक स्ट्रेट लाइन बना देते हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो क्या ये वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर नहीं है? ये वाई एक्सिस हमारा बेस बन गया और ये कर्व की शेप ऐसे जा रही है, देखिए। तो एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन इस वे से भी पूछा जा सकता है, इन विच केस ऑफ इलास्टिसिटी विल यू फाइंड अ कर्व विच इज़ परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर चल रहा है परफेक्टली इलास्टिक वाला केस। और अब आप इस वाले केस को देखिए, एक्सट्रीम लास्ट परफेक्टली इन इलास्टिक वाले केस को। क्या ये एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर नहीं है? ये देखिए, एक्स एक्सिस ये रहा और ये रहा हमारा स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर। तो परफेक्टली इनइलास्टिक के जो कर्व्स होते हैं वो होते हैं एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर। और ये दोनों केसेस ध्यान रखना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दोनों में ही सेम होते हैं। ये तीन केसेस जो हैं ये बदल जाते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ये अलग हो जाते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में अलग हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, इलास्टिक केस जो होते हैं, इलास्टिक वाले केस में आप जो कर्व की शेप फाइंड करोगे दैट इज़ फ्लैटर। कैन यू सी? ये है फ्लैटर। फ्लैटर मतलब ये अभी बेस था, बिल्कुल स्ट्रेट था, ये ज़रा सा टिल्ट हुआ, ये हो गया फ्लैटर। दूसरी बात, इसकी जो टिप है आप देख रहे हो, ये जो लेफ़्ट वाली टिप होती है ये वाई एक्सिस को कट करके जाएगी अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ। तो दिस इज़ द केस ऑफ इलास्टिक सप्लाई। इन इलास्टिक वाले सप्लाई में क्या होता है, जो कर्व की शेप आती है वो होती है स्टीपर। स्टीपर मतलब जो ऑलमोस्ट अभी बस ये स्टैंड होने ही वाला है, तो ये हो गया स्टीपर। स्टीपर वाले केस में अगर आप इसकी ये वाली टिप देखोगे तो अगर आप इसको एक्सटेंड करते हो तो वो एक्स एक्सिस को कट करके जाती है। तो अगर आपका कर्व एक्स एक्सिस को कट करके जा रहा है नीचे से तो वो स्टीपर है, और अगर वो वाई एक्सिस को कट करके जा रहा है तो वो ऑलमोस्ट फ्लैटर है। यहाँ से बन गई इलास्टिक वाली शेप और यहाँ से बन गई इन इलास्टिक वाली शेप। लास्ट पॉइंट, सप्लाई में जो यूनिटरी इलास्टिक वाला कर्व होता है, इसका जो ये टिप होता है, ध्यान रखना है, ये इसको अगर आप एक्सटेंड करोगे तो वो हमेशा ओरिजिन पे जाके ही मिलेगा। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं। ध्यान रखना है कि सप्लाई के केस में कोई भी कर्व ओरिजिन से जा रहा हो, चाहे उसकी शेप ऐसी हो, चाहे ऐसी हो, चाहे ऐसी हो, ये सारे ही केसेस जो हैं ये यूनिटरी इलास्टिक के ही केसेस हैं। नो मैटर व्हाट द स्लोप इज़, द ओनली थिंग इज़ इट एक्सटेंड्स अप टू ओरिजिन। तो कोई भी कर्व अगर उसे एक्सटेंड किया जाए, ओनली इन केस ऑफ सप्लाई नॉट इन केस ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में अगर कर्व्स की शेप एक्सटेंड होने के बाद सीधा ओरिजिन पे जाके मैच हो रही है, नो मैटर व्हाट देयर स्लोप इज़, इनका स्लोप कैसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इनकी टिप यहाँ जाके मिल गई, इन ऑल द केसेस दीज आर यूनिटरी इलास्टिक वेयर ई इज़ इक्वल टू 1। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। वापस अपने फॉर्मूले पे चलते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, एक सिंपल सी चीज़ देखते हैं। मान लेते हैं कि परसेंटेज इन प्राइस होता है 5% और उसकी वजह से क्वांटिटी में चेंज आ जाता है 10%। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 2।
2 is greater than 1, so this is the case of elastic supply. यही सेम केस हम लोग नंबर्स में भी निकाल सकते हैं, हम लोग पहले भी ये फॉर्मूला कर चुके हैं. लेट्स सपोज द ओरिजिनल प्राइस वाज 10 रुपीज़ एंड द ओरिजिनल क्वांटिटी सप्लाइड वाज 100. प्राइस बढ़ के हो जाता है लेट्स सपोज 15, क्वांटिटी बढ़ के हो जाती है लेट्स सपोज 125. ओके, तो लॉ ऑफ सप्लाई तो हमारा फॉलो हो ही रहा है. वी कैन सी व्हेन द प्राइस इज राइजिंग क्वांटिटी सप्लाइड इज आल्सो राइजिंग. अब इसके केस में अगर इलास्टिसिटी निकाल ली हो तो हमारा वही वाला फॉर्मूला, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इंटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी. तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू. अब इसको सॉल्व करें. डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन क्वांटिटी, कितने का चेंज आया 25. डेल्टा पी मतलब चेंज इन प्राइस, प्राइस में कितना चेंज आया 5. पी मतलब ओरिजिनल प्राइस यानी कि 10. क्यू मतलब ओरिजिनल क्वांटिटी यानी कि 100. तो अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 250 डिवाइडेड बाय 500 यानी कि 0.5. 0.5 इज लेस देन 1. लेस देन 1 का मतलब क्या होता है, इनइलास्टिक. तो सेम वही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आप न्यूमेरिकल्स वाली वीडियो देख सकते हैं. तो कंसेप्ट वही है, डेल्टा क्यू डेल्टा पी वाला. इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में ये हमारे 5 केसेस हो गए और वो न्यूमेरिकल्स हो गए. ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे कि इनको मेजर कैसे करना है. इसमें से मैंने आपको एक पार्ट तो बता दिया, एक हमारा ज्योमेट्रिक मेथड और रह गया है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं. प्लस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स को भी कवर अप करते हैं. ओके, इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू गाइस. ओके.